हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद संजीव में। मैं संजीव मंडार आपके सामने 23 अगस्त को सेकंड शिफ्ट में होने वाले यूपी पुलिस के पेपर का एनालाइज करने आया हूं और मैं डिस्कस करना चाहता हूं कि किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए, क्वेश्चन के आंसर तो आप कहीं से भी यूट्यूब पर आप जाएंगे, आप ये चीज़ देख सकते हैं कि किस क्वेश्चन का क्या आंसर है, लेकिन हमें बात कर लेनी चाहिए कि किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन आए हुए हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। 23 अगस्त को यूपी पुलिस का सेकंड शिफ्ट में जो पेपर हुआ है उसकी बात हम करें तो देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ये देखो, ये जो आप देख रहे हैं इस पर हम बात करते हैं। ये सेकंड शिफ्ट है, ठीक है। एजुकेशन विद संजीव के साथ आप जुड़े हुए हैं। देखिए, इसमें मैं बात कर लेना चाह रहा हूँ कि इसमें हिस्ट्री जो है वो हिस्ट्री का जो क्वेश्चन है वो 4 क्वेश्चन पूछे गए। एक तो इसने हिस्ट्री का क्वेश्चन पूछा है कि चाइना का तिब्बत पर कब अटैक हुआ, ठीक है, इसका आंसर 1950 था, हम बात करेंगे। एक इसने बारदोली सत्याग्रह पूछा है, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। एक गांधी के बारे में इसने बेसिक शिक्षा या बेसिक जो शिक्षा है उसकी बुनियाद या उसका जो एक तरह से फाउंडेशन है, इस पर काम करना उसने कब स्टार्ट किया था उन्होंने, तो 1937 के आसपास, 1937 के आसपास वो उसमें लगे थे। एक बुक पूछी गई हिस्ट्री से ही है, तुगलकनामा, अमीर खुसरो की लिखी हुई है, जिन्होंने 8 राजाओं का कार्यकाल देखा है ये कहा जाता है। एक किताब है इंडिया विंस फ्रीडम, अबुल कलाम आज़ाद की, इसे भी हिस्ट्री में रखेंगे। तो हिस्ट्री के 5 क्वेश्चन हैं। ये 5 के 5 क्वेश्चन इस तरीके से हैं कि इनमें से 2 क्वेश्चन तो बिल्कुल ऐसे हैं जिनके बारे में हम ज़्यादा चर्चा कर नहीं सकते। एक तो चीन ने कब तिब्बत पर आक्रमण किया, और ये बुनियादी शिक्षा, ये यूपी पुलिस के एग्जाम के हिसाब से थोड़ा सा टफ है, इसीलिए मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ बेसिक ये 3 क्वेश्चन जो देख रहे हैं, बारदोली देख रहे हैं या इस बुक का नाम देख रहे हैं, इस बुक का नाम देख रहे हैं, इनका होने की संभावना है और ये इस हिसाब से क्वेश्चन कह सकते हैं। अगले 4 क्वेश्चन जो हैं ये ज्योग्राफी से हैं। एक लोकटक झील के बारे में पूछा गया, एक भारतमाला परियोजना के बारे में पूछा गया, एक भूटान की राजधानी पूछी गई और एक सबसे लंबा ब्रिज पूछा गया, ठीक, किस नदी पर है। तो किस मतलब नदी का नाम तो नहीं लिया, बस ये पूछा गया है कि कहाँ पर है, तो कौन सा है। तो बहुत बढ़िया ज्योग्राफी के 4 ये क्वेश्चन देखने को मिले। इसके बाद पॉलिटी के 3 क्वेश्चन हैं। ये पॉलिटी का क्वेश्चन प्रस्तावना से है, ये संविधान संशोधन से है कि किस संविधान संशोधन के तहत विधानसभा और लोकसभा में एससी और एसटी को आरक्षण दिया गया था। तो इसने क्या किया, लेटेस्ट नहीं पूछा, जो 104 है इसने बीच में से उठाकर पूछ लिया, इसे भी मैं टफ मानता हूं। और ये अनुच्छेद 14 जो है, ये अनुच्छेद 14 भारतीय संविधान का नहीं है। जैसे कि मैं देख रहा था 1-2 प्लेटफॉर्म पर ये कह दिया कि आर्टिकल 10 दिया गया है तो नागरिकता का है, तो इस टाइप से कुछ नहीं है। वे कि कोई भी आर्टिकल जो उसमें ऑप्शन में है वो भारतीय संविधान के आर्टिकल नहीं है, ठीक। इसके बाद हम आगे आ जाते हैं। ये थोड़ा सा और आगे बढ़ें तो साइंस के क्वेश्चन देख लेते हैं। एक साइंस के बारे में ये पूछा गया कि जल को शुद्ध करने के लिए, जल के लिए किसी चीज़ का यूज़ हुआ और कौन से जीव इसके लिए कारगर हैं, तो मेंढक की उसमें बात हुई। एक अक्षय ऊर्जा का क्वेश्चन है। एक ITER के बड़े पैमाने पर क्या काम है, तो कार्बन मुक्त जो है स्रोत है एक संलयन ऊर्जा, इस बारे में किया गया। तो ये 3 क्वेश्चन अभी आपको मैंने क्या कर रखा है, थोड़ा सा हिंट लिख रखे हैं। जब हम क्वेश्चन को देखेंगे तो क्वेश्चन में आपको ये चीज़ें सारी समझ आएंगी। यानी कि साइंस के 3 हैं। यूपी का एक है शेरा नृत्य, कहाँ, यूपी के ललितपुर में, है ना। इसके बाद हम देख रहे हैं 2 क्वेश्चन है बुक के, फिर वही 2 क्वेश्चन मैं रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि बुक के फर्स्ट शिफ्ट से भी 2 क्वेश्चन थे और सेकंड से भी 2 हैं। इसके बाद 6 क्वेश्चन जो हैं वो हम देख रहे हैं कि करंट के हैं। एक तो 2016 का ये ओल्ड है कि जब 500 और 1000 के नोट बंद हुए तो कितना कलेक्शन हुआ, तो 98.96%। एक पीस अवार्ड किसे मिला, पीस अवार्ड किसे मिला, इसकी बात है। एक मसालों के बारे में 2020-21 में पूछा गया, मध्य प्रदेश था और भारत वियतनाम के बीच जो समझौता हुआ है तो उसमें क्या बेनिफिट होने वाले हैं। एक नासा मिशन की बात की, एक विपक्ष के नेता, तो ये बिल्कुल लेटेस्ट है करंट का। और ये जो बाकी जो आप देख रहे हैं ये लेटेस्ट नहीं है, थोड़े पुराने हैं, यानी कि 2-2, 3-3 साल पुराना करंट के रूप में कह सकते हैं, जो अब ट्रेडिशनल फेज में है। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन ये है कि इकोनॉमी से 3 क्वेश्चन थे। एक तो NPA, एक GST के बारे में था, एक दूध और ब्रेड आदि पर कितने % टैक्स लगता है, और 8 क्वेश्चन सबसे ज़्यादा
जो पूछे गए वो पूछे गए हैं स्टैटिक जीएस से। एक दीपावली त्योहार के बारे में, एक किसान क्रेडिट योजना, वियना घोषणा क्या थी, लिंगानुपात किस राज्य का, और फिर वैश्विक आतंकवाद UNCCT के बारे में, एक हिंदी दिवस, एक व्यापक परमाणु परीक्षण संधि के क्या बेनिफिट्स हैं, एक डेंसिटी का पूछा गया कि घनत्व जो है वो टोटल संख्या और स्पेस। तो ये 7 से 8 क्वेश्चन जो हैं जो स्क्रीन पर देख रहे हैं तो स्टैटिक जीएस के हैं। मैं अभी इनके बारे में एक एक के बात करूंगा, लेकिन मैं ये बता देना चाह रहा हूं आपको कि बस ये ध्यान रखें कि किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। सबसे पहले मैंने हिस्ट्री से बताए 5 क्वेश्चन हैं, इसके बाद मैंने ज्योग्राफी से 4 बताए, पॉलिटी से केवल 2 हैं, साइंस से केवल 3 हैं, यूपी का इसमें 1 ही क्वेश्चन था, बुक के इसमें 2 क्वेश्चन पूछे गए, और करंट के क्वेश्चन इसमें 6 थे। लेकिन करंट इस टाइप का करंट है कि वो नया नहीं है, ये नया है राहुल गांधी वाला, बाकी कोई करंट का क्वेश्चन नया नहीं है। और 3 क्वेश्चन इकोनॉमी के हैं और 8 क्वेश्चन स्टैटिक जीएस के। तो अब शुरू कर लेते हैं हम अपना पेपर। अगर पेपर की बात करेंगे तो ये ध्यान रखें, ये देखो, ये सबसे पहले क्वेश्चन वही आया है, अगर आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ये कह रहा है कि UDHR यानी कि मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उत्पीड़न से शरण लेने के लिए अधिकारों की गारंटी देते हैं। तो ये भारतीय संविधान के नहीं है, बल्कि एक मानव अधिकार के सार्वभौमिक घोषणा, एक तरह का क्या था, मैग्ना कार्टा ऐसे कह सकते हैं इंटरनेशनल लेवल पर, उसके अनुच्छेदों का वर्णन है। मैं RWA पर भी जीएस सर चेक करा रहे थे और वो कराते कराते क्या बोल रहे थे, वो कह रहे हैं कि 10 में तो नागरिकता है। नागरिकता वो कह रहे हैं कि ठीक है नागरिकता है, लेकिन ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद नहीं है भाई। ये जो अनुच्छेद है ये इसके अकॉर्डिंग है। ये कह रहा है कि UDHR का कौन सा अनुच्छेद, यहां तक पढ़ेंगे कि इसका कौन सा अनुच्छेद ये बात कहता है कि उत्पीड़न से शरण के बारे में बात करता है। तो ये ध्यान रखें, भारतीय संविधान के ये अनुच्छेद नहीं है। इन्हें हम ये नहीं कह सकते कि धार्मिक वो है, ये उपाधियों का अंत है, ये वे वाले अनुच्छेद नहीं है। ये कह रहा है कि इसका कौन सा अनुच्छेद इस बात को कहता है, तो अनुच्छेद 16 इस बात को कहता है। इसके बाद हम कह रहे हैं NPA। NPA क्या होता है सीधे शब्दों में, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, यानी कि वो एसेट्स, वो संपत्ति जिससे कोई इनकम ना हो रही हो। यानी कि सीधे शब्दों में जब कोई ऋण लेता है और उसे नहीं चुकाता तो बैंक उसे NPA में डाल देता है कि इससे हमें कोई भी फायदा नहीं हो रहा। तो इसीलिए ये कह रहा है कि NPA का पूर्ण रूप क्या है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, है ना, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। ठीक, इसके बाद उत्तर प्रदेश के किस जिले में सोरा रहते हैं, तो ललितपुर, हमने बात कर ली बेटा। इसके बाद व्यापक परमाणु प्रतिबंध परीक्षण प्रतिबंध संधि का मुख्य उद्देश्य क्या है। देखो सीधी सी बात, मतलब मुख्य उद्देश्य ऐसा नहीं हो सकता। सबसे पहली बात तो परमाणु विस्फोटकों पर प्रतिबंध हो। परमाणु है तो परमाणु, जैसे जापान के ऊपर गिरे थे, जापान की आज तक की क्वालिटी बता रहा हूं कि जापान कभी भी उस देश के साथ कोई संधि या समझौता नहीं करता जो परमाणु का परीक्षण भी करता हो। बहुत ज्यादा इंसिस्ट करने के बाद भारत के साथ वो कुछ हद तक करने लगा। जब हमने 1998 में परमाणु परीक्षण किया तो उसने उस चीज को झेल रखा है। ठीक, इसके बाद थोड़ा सा और आगे आ जाते हैं, इसका ध्यान रखेंगे, नागरिक और सैन्य अधिकारों के लिए परमाणु जो विस्फोटक हैं उन पर प्रतिबंध। अर्जुन पुरस्कार किससे संबंधित है, तो खेल से। इसके बाद इंडिया विंस फ्रीडम किसकी आत्मकथा है या किसके बारे में कहा गया, अबुल कलाम आजाद, ये ध्यान रखेंगे। इसके बाद 2016 के विमुद्रीकरण के कारण आरबीआई ने कितने प्रतिशत 500 और 1000 के नोट जो हैं प्राप्त किए थे, तो 98.96। 1993 में मानव अधिकारों पर विश्व सम्मेलन क्या है, वियना घोषणा है। गजब का है ये बहुत बढ़िया। इससे थोड़ा डिटेल में आप पढ़ लेना। अभी क्या है कि पेपर चेक कराने की वजह से मैं ज़्यादा इस पर डिस्कस नहीं कर सकता। इसके बाद संविधान संशोधन जो है, लोकसभा और राज्यसभा, जो राज्य की विधानसभाएं हैं उनमें SC ST के लिए जो सीटें हैं उन्हें बढ़ाया गया। तो कितना, मतलब थोड़ा डीप हो गया क्वेश्चन। उसे या तो पहला पूछना चाहिए था कि पहली बार कब बढ़ाया गया, 1960 में जब बढ़ा, या दूसरी इसे लास्ट टाइम का पूछना चाहिए जो 2019 में बढ़ा 104वें से, लेकिन इसने बीच में से उठाकर ये पूछ लिया। थोड़ा टफ हो जाता है इस तरीके से ना। इसके बाद लोकटक झील नॉर्थ ईस्ट में मणिपुर में है। खास बात यह है लोकटक झील की कि इसके अंदर एक तैरता हुआ नेशनल पार्क है जिसका नाम है कबूल लामजाओ नेशनल पार्क। ठीक, इसके बाद हम थोड़ा और आ जाते हैं प्रस्तावना। प्रस्तावना में यह कह रहा है कि राष्ट्र की एकता और अखंडता, सीधे शब्दों में कि हमारे कानून हमारे अनुसार ही लागू होंगे, किसी अन्य राष्ट्र या किसी अन्य देश के तहत हम काम नहीं करेंगे। इसे कहते हैं संप्रभुता। और संप्रभुता की ओर इंडिकेट ये करता है कि राष्ट्र की एकता और अखंडता इस चीज का क्या है, इस चीज राष्ट्र की एकता और अखंडता
हमारी संप्रभुता को सुनिश्चित करती है ना। इसके बाद ये कह रहा है कि सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो इंटरनेट के माध्यम से आने वाले सभी डाटा को फिल्टर करता है, तो इसे हम कहते हैं फायरवॉल। फायरवॉल जो है ये इसे क्या करती है, फिल्टर करती है। इसके बाद दर्शकों के साथ संवाद करने के लिए सोशल मीडिया की राजनीतिक उपयोग के लिए क्या है, तो सबसे अच्छा जो है सोशल मीडिया जो मार्केटिंग है वो सबसे बेहतरीन है। अगर दर्शकों के साथ संवाद करना तो सोशल मीडिया से बेहतरीन कुछ है ही नहीं। तो सीधा सीधा दे रखा है, लेकिन इंग्लिश में ज़्यादा समझ में आएगा, सोशल मीडिया मार्केटिंग। भूटान की राजधानी, इसके बारे में कोई बात करने की ज़रूरत नहीं है। भारत का सबसे लंबा नदी पुल, यह सबसे लंबा नदी पुल है तो भूपेन हजारिका सेतु, डिटेल में हम पढ़ेंगे कहाँ है। भारत ने किसान क्रेडिट योजना कब पेश की, तो ये पेश की गई थी 1998 में, यानी कि अगस्त में। भारत और वियतनाम के बीच जो समझौते हैं उनसे संबंधित क्षेत्रीय सुरक्षा परिदृश्य को किस प्रकार परिवर्तन आएगा, तो सीधी सी बात यह है कि अगर हम वियतनाम के साथ, क्योंकि पड़ोसी देश है, हम देखते हैं कि नॉर्थ ईस्ट है यानी कि भारत का जो पूर्वोत्तर भाग है वो, फिर उसके बाद हम म्यांमार देखते हैं, और फिर लाओस, वियतनाम और कंबोडिया तीनों एक साथ ही हैं। तो ये कह रहा है कि किस तरीके का, तो सीधी सी बात है हमारा उसके साथ अगर हो सकता है तो रक्षा सहयोग और समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा, बहुत बढ़िया ये दोनों चीज़ सेट बैठती हैं उसके साथ। इसके बाद हम देखते हैं कि जून 2024 में लोकसभा में विपक्ष के नेता बिल्कुल लेटेस्ट हैं, इसमें राहुल गांधी। इसके बाद है तुगलकनामा पुस्तक के लेखक अमीर खुसरो, जिन्होंने 8 राजाओं का कार्यकाल देखा। ऐसा माना जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी क्या करती है, तो क्या करती होगी, ये अक्षय जिसका क्षय ना होता हो, जो समाप्त ना होती हो, ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देती है। जैसे हम देखते हैं कि पवन ऊर्जा, पवन खत्म होने वाली है नहीं, तो पवन ऊर्जा जो है या पवन से जो हमारे टरबाइन चलते हैं उनसे जो बिजली पैदा होती है, इस तरीके की जो एनर्जी है उसके लिए काम करती है। वैश्विक आतंकवाद विरोधी प्रयासों के समन्वय के लिए किस संगठन को जिम्मेदार माना जाता है, तो UNCCT, ठीक है, काउंटर टेरर है ये, आप इसे देख लेंगे। इसके बाद कह रहा है दूध, ब्रेड या खाने की किसी भी चीज़ पर कितने % का, तो 5% का GST द्वारा कर लगाया जाता है। और चंद्रमा पर नासा के मानव युक्त, जिसमें मानव बैठा हो, लैंडिंग मिशन को क्या नाम दिया गया, तो इसका नाम है एरिटिमिस। एरिटिमिस इसका जो आंसर होगा एरिटिमिस होगा। इसके बाद ये है अंतर्राष्ट्रीय थर्मोन्यूक्लियर प्रायोगिक रिएक्टर परियोजना का उद्देश्य निम्नलिखित में से, तो ये जो है ये एक इस तरीके से कार्बन मुक्त, मतलब जिसमें कार्बन का प्रयोग ना हुआ हो के रूप में संलयन ऊर्जा के लिए काम करने वाला एक रिएक्टर है ना। इसके बाद 14 सितंबर को किस रूप में मनाते हैं, तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस। भारतमाला परियोजना गजब की परियोजना है, इसमें बहुत बड़ा रोल जब स्टार्टिंग फेज में आया अटल बिहारी वाजपेयी का था। तो ये हमारे जो सड़क हैं उन्हें जोड़ने के लिए है, तो सड़क मार्ग के लिए है। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार भारत में प्रकाश के त्यौहार के रूप में, तो दिवाली, इसकी बात करने की जरूरत नहीं ज़्यादा, सबको पता है। भारतीय GST में निम्नलिखित में से किस प्रकार का कर प्रस्तुत कर सकते हैं, तो सेवा कर, ठीक, सेवा कर करेंगे। इसके बाद निम्नलिखित में से किसने पहली बार बुनियादी शिक्षा का विचार प्रतिपादित किया, तो महात्मा गांधी ने, ठीक, बुनियादी शिक्षा महात्मा गांधी ने 1937 में, ठीक। इसके बाद भारत में 2020-21 में कौन सा राज्य मसालों में प्रमुख उत्पादक रहा है, तो मध्य प्रदेश। और प्रथम लाइफ टाइम जो डिस्ट्रीब्यूटिंग द पीस ऑफ अवार्ड है ये मिला है सलमान रुश्दी को, ठीक। इसके बाद सबसे कम लिंगानुपात वाला हरियाणा, आपको पता है कि 1000 महिलाओं पर या 1000 लड़कियों पर जो महिलाओं पर पुरुषों की जो संख्या है वो बहुत कम है, 600-700 के आसपास थी, अब थोड़ी बड़ी है। इसके बाद डेंसिटी, घनत्व, एक पर्टिकुलर एरिया में जितने भी लोग रह रहे हैं एरिया में, तो संख्या यानी कि जनसंख्या और स्पेस जितने में रहते हैं तो उससे आती है डेंसिटी, ठीक। इसके बाद है बायोमेट्रिक जो प्रौद्योगिकी है का एकीकरण भारत के आंतरिक सुरक्षा ढांचे को किस प्रकार बढ़ावा देता है, तो ये नागरिकों ये पहचान और सत्यापन के लिए जब भी एग्जाम होता है तो उसमें बायोमेट्रिक बिल्कुल मस्ट रहता है। 1928 में बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया, तो सबको पता है जब 22% कर बढ़ा दिया गया किसानों के ऊपर, तो बारदोली में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपनी अहम भूमिका निभाई थी। 1921 में इंस्टाग्राम को इंटरनेट पर दुनिया भर का सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म था, 4थे नंबर का, ठीक। इसके बाद चीन ने तिब्बत पर आक्रमण कब किया, 1950। निम्नलिखित में से किस जीव को जल प्रदूषण का जैव संकेतक माना जाता है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। देखो इसमें जेब्रा की कोई संभावना नहीं, शेर की नहीं, केचुआ जमीन के अंदर रहता है, जल के अंदर नहीं, और मेंढक इसमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है। इसके बाद यहाँ हमारा GS का पोर्शन खत्म हो जाता है। अब मैं बात कर लेता हूँ उन बच्चों के लिए जो 24 तारीख में अपना एग्जाम देने जा रहे हैं।
देखिए सीधी सी एक बात समझें, बहुत सिंपल सी, बहुत सारे प्लेटफॉर्म, यूट्यूबर, आपने बहुत सब कुछ देख लिया, बहुत अच्छे से पढ़ भी आप लिए। एक बात का विशेष ध्यान रखें कि क्वेश्चन इस तरीके से आया हुआ है कि किसी की जो नॉलेज है वो चाहे किसी भी हाई लेवल की है या कितनी भी डाउन है, जो क्वेश्चन आते हैं वे सबको आते हैं, और जो क्वेश्चन नहीं आते हैं किसी को भी नहीं आते। तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा जो सोशल मीडिया से संबंधित क्वेश्चन है वे, या फिर स्टैटिक जीएस का पोर्शन जो है, या करंट का पोर्शन जो है, इनमें आप इकोनॉमी का, इनमें आप विशेष तौर पर यह ध्यान रखें कि ऑप्शन को काटते हुए करें। एक मैं संदेश और बच्चों को देना चाह रहा हूं, निश्चित तौर पर इस बात को ध्यान रखें कि मैथ और रीजनिंग का पोर्शन पहले करें और हिंदी और जीके का पोर्शन बाद में करें, क्योंकि जब आखिरी के 20 मिनट रहते हैं तो वहां मल्टीप्लाई भी आपसे नहीं हो पाएगी। आप जर्नल स्टडी कर सकते हैं, आप निशान लगा सकते हैं, तुक्के मार सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लेकिन यह निश्चित तौर पर ध्यान रहे कि अगर आपने मैथ रीजनिंग बाद में करने की कोशिश की तो इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा, क्योंकि मैथ रीजनिंग कूल माइंड से हो सकता है, स्टार्टिंग में हो सकता है। तो सबसे पहले मैथ या रीजनिंग करें, उसके बाद आप हिंदी और जीएस करें, ये ध्यान रखें और सहजता बनाए रखें। सभी का लगभग नंबर आएगा, जिसने थोड़ी भी मेहनत की है उसका भी नंबर आएगा। भी पॉजिटिव रहें। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं कुछ देर बाद, मतलब कुछ समय बाद, जो 24 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट है उसके एग्ज़ाम का जो पैटर्न रहेगा उस पर डिस्कस करेंगे, फर्स्ट शिफ्ट का और सेकंड शिफ्ट का। एक रिक्वेस्ट आपसे है कि चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे कर लीजिए और वीडियो को आप शेयर करें। थैंक यू सो मच।